हेलो एवरीवन। तो गाइस ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर काफ़ी हाई डिमांड था। 48th बीपीएससी से लेकर 68th बीपीएससी तक ज्योग्राफी के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या बहुत ज़्यादा याद करना है, आज इस सेशन के बाद बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम 48th बीपीएससी से लेकर 68th बीपीएससी तक ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजा भी आएगा, बहुत ध्यान से क्लास को सुनना है और अपने अंदर जो तार्क शक्ति है उसको उजागर करना है। यानी कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि अच्छा भाई ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है ज्योग्राफी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ज्योग्राफी बीपीएससी द्वारा पूछे गए जितने भी भूगोल के सवाल हैं। पहले 68th प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन हुआ था 68 बीपीएससी का, उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला सवाल है कि अटॉक एक जगह है, ठीक है, तो ये अटॉक जगह के बारे में पूछा जा रहा है, ने अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से मिलती है। ठीक है, तो सिंधु नदी अपनी प्यारी सी इंदस नदी, जिसका बहुत सारा हमारे पास ट्रिब्यूटरीज है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, झेलम है। ये क्या है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है ना। रावी झेलम चेनाब और सतलज ब्यास आपने सुना होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इंदस, ये जो डार्क ब्लू कलर वाली है ना, जो मानसरोवर के पास से यहाँ निकल रही है, तिब्बत, चाइना, उसके बाद भारत, उसके बाद पाकिस्तान, तो ये अटॉक से निकलने वाली काबुल नदी से मिलती है। यही सवाल आपसे पूछा गया है, इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा कि काबुल नदी पाकिस्तान के अटॉक के पास सिंधु से मिलती है। ये पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत की मुख्य नदी है। कौन सी? काबुल नदी। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। इस साल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1973 के शुरू किया गया विश्व का प्राचीन, मतलब बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहा, पब्लिश रहा, वन जीव अभियान है। तो आपको पता है 50 साल पूरे हो गए हैं। 1973 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट टाइगर के ये 50 साल कंप्लीट होने पे प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये आपका बहुत चर्चित रहा। और आप जानते हैं कि 1 अप्रैल को इंदिरा गांधी जी के सरकार में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में डाला गया था टाइगर को, है ना। तो शेड्यूल 1 में अगर आप IUCN कैटेगरी में देखेंगे तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है। फाइन, तो ये शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1 में है ये टाइगर। और अब हमने अभी इस साल फिर से ये न्यूज में रहा क्योंकि हमने ये रिपोर्ट निकाला है प्रोजेक्ट टाइगर में कि भारत में कितने टाइगर हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारत में एग्जैक्ट नंबर बताइएगा, 3000 कितने, ठीक है, 3000 उसका 4 डिजिट का ये नंबर है। कितने टाइगर हैं भारत में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रोपोस्फेयर को लेके। तो क्या होता है, जिसको आप क्षोभ मंडल भी कहते हैं। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। तो लेयर्स हैं, धरती के ऊपर लेयर हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है ट्रोपोस्फेयर क्या सबसे ऊपरी परत है। देखिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे ऊपरी परत कौन सी हो जाएगी, थर्मोस्फेयर, है ना। इस परत पर तापमान ऊंचाई के साथ विथ इंक्रीजेस विथ हाइट। अब ये भी गलत है। जब आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो लैप्स रेट के अनुसार हर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा ट्रोपोस्फेयर में। लेकिन संताप मंडल जो है, जिसको आप स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, उसमें लेयर ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ता भी है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ओजोन के पार्टिकल्स होते हैं। फिर आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में फिर से टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर इसलिए घटता है, और मीजोस्फेयर में आपको पता है जैसे आप सबसे ऊपर जाएंगे जहां पे मीजोपॉज आता है, सबसे कम टेम्परेचर तक हम पहुंच जाते हैं, -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाते हैं। और फिर थर्मोस्फेयर में फिर से टेम्परेचर क्या होता है, लेयर के लेयर बढ़ते जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है एवरेज हाइट को लेकर। देखिए,
ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या होता है? हवा का घूमना, यानी कि हवा इकलौता ऐसा कौन सा स्फेयर है जिसमें हवा घूमता है? तो हवा सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में घूमता है, बाकी स्ट्रेटोस्फेयर में हवा का मूवमेंट नहीं होता है, मीजोस्फेयर में हवा का मूवमेंट नहीं है। इकलौता ऐसा स्फेयर कौन सा है जिसमें हवा घूमता है? इकलौता ऐसा परत कौन सा है? तो ये क्षोभ मंडल है, इकलौता मंडल। तो जहां तक हवा घूमेगा, ठीक है, हवा कब तक घूमेगा? जब तक हवा में एनर्जी है। एनर्जी का मतलब है कि हवा में गर्माहट है, हीट एनर्जी है, जिसको काइनेटिक एनर्जी के मूवमेंट में हवा घूमता है, तभी तक हवा घूमेगा। आप जानते हैं कि इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी होने के कारण ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो हवा ज्यादा ऊपर तक जाता है, यानी कि 18 किलोमीटर तक चला जाता है। और पोल में कम हीट होने के कारण कम एनर्जी है, तो सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही हवा ऊपर जा सकता है। 18 + 8 हो गया 26, 26 डिवाइड बाई 2 हो गया 13। तो 13 जो है इसका एवरेज हाइट है, इसीलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये हो गया ट्रोपोस्फेयर, जो कि आपका 8 से लेके 18 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, ये आपका 50 किलोमीटर तक होता है। फिर मीजोस्फेयर 50 से लेके 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर होता है। फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है, और फिर आपका स्पेस शुरू हो जाता है। फाइन, तो ये व्याख्या मैंने आपको बता दी। अब क्या है, अब बात यह है कि जब दुनिया थी, ये पूरी दुनिया, तो ये पूरी दुनिया में जितने भी लैंड थे वो एक ही जगह थे। अब जितने भी लैंड एक ही जगह हैं, तो अब लैंड 2 टुकड़े में टूट चुके थे। पहला ऊपर वाला हो गया लॉरेशिया, जिसको आप अंगाड़ा लैंड कहते थे, और नीचे वाला हो गया गोंडवाना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साउथ जो नीचे वाला है उसको हम क्या कहते थे? तो आप देखिए भारत भी इसी का पार्ट था, ठीक है। तो ये ट्रायसिक यानी कि 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ था कि पूरा जो आपका ये सिस्टम है, जिसको आप पैंजिया कहते थे, जितना भी लैंड है ना वो एक ही जगह था, इसको हम पैंजिया कहते थे, ये 2 टुकड़े में टूट गया। ऊपर वाला लॉरेशिया कहलाया, नीचे वाला गोंडवाना कहलाया, बीच में जो नदी बहती थी इसको तीथिस सी कहते थे। तो ये 2 टुकड़े में टूट गया, इसको हम ट्रायसिक पीरियड कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, आप लोग आर्कटिक सुनते होंगे, तो आर्कटिक जो है उत्तरी ध्रुव में है, और अंटार्कटिका सुनते होंगे, साउथ पोल में है, दक्षिणी ध्रुव में है। तो यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि आर्कटिक और अंटार्कटिका कहाँ पे है। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल में है, ये देखिएगा, ये आपका अंटार्कटिका हो गया साउथ पोल का, और ये आपका आर्कटिक हो गया, ये जो आइस वाला कैप है ये आर्कटिक रीजन हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल में हो गया। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक आपके नॉर्थ और साउथ पोल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट अगेन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि मणिपुर आप जानते हैं कि न्यूज़ में रहा है, और इसके कारण आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुर में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट्स इसका बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिएगा, पूछा आपसे ये जा रहा है कि कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार, ठीक है, कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार, कौन कौन से स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ कॉमन बॉर्डर बना रहे हैं? यस, तो यहाँ पे आप देखिएगा म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक है, यहाँ पे मणिपुर है, ये नागालैंड है आपका, ये मिजोरम है, तो ये कॉमन बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, देखिए असम बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा, असम ये बीच वाला एरिया है ना, तो असम बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे असम तो हट जाएगा, तो असम हट जाएगा, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। अरुणाचल प्रदेश रहेगा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यही आपका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखिए नॉर्थ ईस्ट का ना मैप आपको इस तरह से याद रखना जरूरी है। अभी मणिपुर फिर से न्यूज में है, तो मणिपुर से देखिए नागालैंड बॉर्डर टच करता है, असम टच करता है, मिजोरम टच करता है, और म्यांमार टच करता है। इसको याद रखिएगा कि मणिपुर से कौन कौन से स्टेट बॉर्डर टच करते हैं। अगला सवाल कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, दुनिया का कौन सा ऐसा जगह है जो कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट रीजन है, किस चीज़ को लेके? मेरीन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि समुद्र में जो भी पेड़ पौधे होते हैं और जल जीव होते हैं, इसको लेकर, इस दृष्टिकोण से, समुद्री जैव विविधता के अनुसार इस दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, जिसमें मुहाना यानी कि एस्चुरीज, यानी जहाँ पे नदी जो है वो समुद्र में जाकर मिलती है, बीचेस यानी कि यहाँ पे समुद्री तट, ठीक है, और निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, यानी कि यहाँ पे आपके नियर शोर इन्वायरमेंट सी ग्रास, ठीक है।
समुद्री घास हो गए, मूंगा चट्टान, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। देखिए मैंग्रोव जो है ना, ये सब जो द्वीप की बात हुई है, तो नंदा देवी तो इसमें हो नहीं सकता है क्योंकि नंदा देवी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में कहीं पे भी समुद्र नहीं है। सुंदरबन है लेकिन सुंदरबन में कोरल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या बचा, गल्फ ऑफ मन्नार बचा। ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है ना, यहाँ पे आप देखिएगा गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे कोरल भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ आपके जो आपको मैंग्रोव्स पता चल रहे हैं। मैंग्रोव क्या होते हैं, जो सुंदरबन में जिस तरह से मैंग्रोव के पेड़ पौधे हैं वो भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोरल को देख के आपको डाउट हो रहा है तो कोरल क्या होते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में पॉलिप्स आके जम जाते हैं और ज़ूज़ैंथले जो है उस पर फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसी म्यूचुअलिज्म को हम कोरल रीफ कहते हैं। तो कोरल आके यहाँ जमते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी ये भी आपको गल्फ ऑफ मन्नार में मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोपियन क्लासिफिकेशन। तो कोपियन क्लासिफिकेशन को अगर आप समझेंगे तो कोपियन ने कहा था कि हम ट्रॉपिकल एरिया को कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, ट्रॉपिकल एरिया यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, और सब ट्रॉपिकल एरिया को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा जगह जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हो या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे हो, ठीक है। तो इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं। अब कोई ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई है, सूखा पड़ा हुआ है, उसको हम कैपिटल बी से डिनोट कर रहे हैं। कोई ऐसा जगह जहाँ पे विंटर में बारिश होती है, विंटर में बारिश होती है, जैसे कि भारत में चेन्नई में विंटर में बारिश होती है, तो इसको हम स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि समर ड्राई है। कोई ऐसा जगह जहाँ पे समर में बारिश हो रही है उसको हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करें, यानी विंटर ड्राई है। आप इस क्लासिफिकेशन को इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड में हमने यहाँ पे इक्वेटर बनाया और इक्वेटर के ऊपर आपका हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। अब मान लीजिए इस पूरे एरिया को कोपियन क्या किए थे कि क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किए थे, एक क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किए थे। अब क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में इन्होंने ये कहा कि ये पूरा जो वर्ल्ड है इसमें इसको हम कैपिटल ए से इस एरिया से इस एरिया को हम डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे बारिश गर्मी के मौसम में अगर बारिश हुई, ठीक है, गर्मी के मौसम में बारिश हुई तो हम इसको AW करेंगे, यानी कि विंटर कैसी है, विंटर आपका ड्राई है। अगर ठंड के मौसम में बारिश हुई तो AS करेंगे, यानी कि सर्दी के मौसम में अगर बारिश हुई तो हम AS करेंगे, यानी कि समर जो है समर आपका ड्राई है। अगर हमेशा बारिश हुई तो उसको AF कहेंगे, यानी कि ये हमेशा मॉनसून आता है, मतलब हमेशा ही आपकी बारिश हो रही है, वेट है ये पूरा एरिया। अगर सिर्फ मॉनसून सीजन में बारिश हो रही है तो हम इसको AM कहेंगे, ये मॉनसूनल बारिश है, ठीक है। ये चीज़ इस तरह से डिवीजन हुआ। भारत कहाँ है, भारत यहाँ है। तो भारत में आप जानते हैं कि वेस्टर्न घाट्स में बारिश होती है तो इसको AM कह दिए, ठीक है। ये वाला एरिया ज़्यादातर क्या है, तो AW वाला एरिया है क्योंकि हमारा विंटर ड्राई होता है। और यहाँ चेन्नई में क्या है, चेन्नई में AS है क्योंकि चेन्नई में बारिश होती है लेकिन सर्दी में बारिश होती है। अब भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो एरिया है ये हो गया C, ठीक है, C। अब इसमें जो हमारा बिहार है या फिर हमारा जो उत्तर प्रदेश बिहार का एरिया है वो CW होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा विंटर ड्राई होता है और हमारा जो बारिश होता है वो समर सीजन के बाद आता है। जैसे अभी समर सीजन चल रहा है उसके बाद बारिश आएगी। और इसके लिए गंगा जो बेल्ट है उसको हमने CWG कहा हुआ है, ठीक है। तो गंगा बेल्ट को हमने CWG कहा है। तो यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बिहार किस क्लासिफिकेशन में आएगा। तो C क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि हमारा जो भारत है उसमें उत्तर प्रदेश बिहार जो है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में है ना। तो ये कैपिटल C होगा। W क्यों, क्योंकि हमारा विंटर ड्राई है, यानी कि हमारी बारिश जो है वो आपकी समर सीजन में होती है ज़्यादा। और G क्यों, तो G हमारा गंगा बेल्ट को लेकर हो गया, तो CWG ये क्लासिफिकेशन है जिसको आप देख सकते हैं। अगर B को लेकर कंफ्यूजन है, कैपिटल B क्यों है, तो कैपिटल B ड्राई को लेकर होता है, यानी कि कोई ऐसा एरिया जो ड्राई है, ठीक है। तो अगर ड्राई में आप देखोगे तो जो S वाला S लिखा है, कहीं कहीं W लिखा है। W का मतलब हुआ डेजर्ट और S का मतलब हुआ ग्रासलैंड।
ठीक है। तो W का मतलब हुआ डेजर्ट और S का मतलब हुआ ग्रासलैंड। तो इसको अभी हम आपको अगर इस तरह से समझा दें तो यहाँ पे इस तरह का है कि B का मतलब क्या हुआ, ड्राई एरिया। तो अब इसको ना हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। देखिए, एक हो गया BW, ठीक है, और BS, BW, BS, ठीक है। तो W का मतलब हो गया डेजर्ट और S का मतलब हो गया ग्रासलैंड, ठीक है। W का मतलब हो गया डेजर्ट और S का मतलब हो गया ग्रासलैंड। अब यहाँ पे H जो है, ठीक है, H और कहीं कहीं K रहेगा। तो H का मतलब हो गया कि जब हम इस तरह के लोअर लैटिट्यूड में, यानी कि इंडिया कहाँ तक है, 37 तक ही है, अगर मान लो कि एकदम 50 डिग्री नॉर्थ होता या 60 डिग्री नॉर्थ होता तो वहां पे हम H लगा देते हैं, ठीक है। और K हम कहाँ लगा रहे हैं, तो K हम लगा रहे हैं जहां पे हाई लैटिट्यूड है और जहां पे लो लैटिट्यूड है वहां पे हम H लगा रहे हैं। इसको आप समझ रहे हैं। अब इसी में एक और W क्यों लिखा हुआ है, एक और W इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारा विंटर जो है वो ड्राई है, ठीक है। और एक और W यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है क्योंकि हमारा विंटर ड्राई है। तो ये घास का मैदान है, घास का क्षेत्र है, यानी कि पूरा डेजर्ट नहीं है और ये पूरा मरुस्थली है, पूरा डेजर्ट है, इसीलिए इसको ये BWHW है, ठीक है। या तो आपको समझ में आ रहा है। ये A का मतलब क्या हो गया, ये A का मतलब हो गया ट्रॉपिकल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, हाँ, तो A का मतलब क्या हो गया, ये हो गया ट्रॉपिकल। और विंटर क्या है इसकी, विंटर इसका ड्राई है। और यहाँ पे A का मतलब ट्रॉपिकल हो गया, लेकिन S का मतलब क्या हो गया कि समर ड्राई है, यानी कि बारिश कहाँ हो रही है इसमें, विंटर सीजन में हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मॉनसून में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वेस्टर्न घाट हो गया। फिर ये एरिया फिर से सूखा है, लेकिन डेजर्ट नहीं है तो BS है। अगर वही डेजर्ट होता तो BW होता। ये कोपियन क्लासिफिकेशन है जो कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि टेरिटोरियल लिमिट, टेरिटोरियल लिमिट कहाँ तक होती है, तो ये चीज हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको। तो इंडिया का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है ना, ये कहाँ तक होती है, ये आप देखिए। यस, क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप देखेंगे कि नॉटिकल माइल्स, जब हम 12 नॉटिकल माइल्स को देखते हैं तो ये आपका टेरिटोरियल लिमिट होता है। ये देखिए, भारत का कोस्ट है, फिर एक लाइन है और उस लाइन के 12 नॉटिकल माइल्स तक हम इसको टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। उसके और 12 नॉटिकल माइल्स तक हम इसको कॉन्टिगुअस जोन कहते हैं। उसके बाद जो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल, इसको हम एक्सक्लूसिव जोन कहते हैं। इसका कहानी आप सुन लीजिए कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है वहां पे हमने एक बेस लाइन खींचा। अब बेस लाइन खींचने के 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल वाटर है, यानी कि कभी भी किसी भी दूसरे देश के समुद्र को या जहाज को, हवा वाला जहाज भी आना पड़ेगा तो हमसे उसको परमिशन लेना पड़ेगा, वरना हम उसको उड़ा भी सकते हैं, उस पर बंदूक भी चला सकते हैं, फायर कर सकते हैं उसको, ठीक है। अगर उसके और 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब ये 12 नॉटिकल माइल्स तक नहीं आ रहा है लेकिन उसके 24 नॉटिकल माइल्स तक आ रहा है, तो यहाँ पे हम उस पर कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ उसको मार के गिरा नहीं सकते हैं, ठीक है। और 200 नॉटिकल माइल्स की कहानी ये है कि अगर कोई भी संपदा हमें मिलती है, यहाँ पे कोई भी संसाधन मिलता है, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कुछ भी, तो किसी भी देश के 200 नॉटिकल माइल्स के आसपास जब भी कोई चीज मिलता है तो वो उस देश का होगा। इसीलिए देखिए, लक्षद्वीप भी है यहाँ पे, तो लक्षद्वीप के भी 200 नॉटिकल माइल्स तक कुछ भी मिलेगा तो भारत का है। अंडमान के भी, उधर के भी 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी मिलेगा तो भारत का है, ठीक है। तो बाकी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर 12 नॉटिकल माइल्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये पूछा जाए कि कोल कहाँ पे मिलता है। तो कोल आपको पता है कि दामोदर सोन महानदी, तीनों का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपको सिंहभूम वाला, दामोदर सोन महानदी, यही वाले जंक्शन में आपको कोल मिलता है भारत में सबसे ज्यादा। ये तीनों ही हो जाएंगे उसका आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे, टूवर्ड्स द एंड ऑफ समर, यानी कि समर जहां तक खत्म होती है, आर प्री मॉनसून शावर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि केरल में इस शावर को हम क्या कहते हैं। गर्मी के अंत में प्री मॉनसून, यानी कि मॉनसून के पहले जो वर्षा होती है, जिसमें सारे फूल जो हैं या बीज जो हैं वो फूटते हैं और बीज बनते हैं, ठीक है।
तो मतलब बीज जो है फूटते हैं, फूल बनते हैं, जैसे कि कॉफ़ी भी जो है उस राइपन होता है, फूटता है, कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छा है। तो केरल और कर्नाटका के तटीय पे आम घटना है, तो इसे स्थानीय तौर पे क्या कहते हैं? तो आप इसको देखिए, जब हमारे बिहार यूपी में जब गर्म हवा चलती है तो इसको हम लू कहते हैं। जब यही चीज़ कर्नाटका में चलती है, ठीक है, तो इसको मैंगो शावर कहते हैं। और केरल और कर्नाटका में जब ये चलती है तो इसको हम चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है। टी शावर इसको हम बारदोली में कहते हैं, और काल वैसाखी इसको हम वेस्ट बंगाल में कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि गर्मियों के अंत में जो केरल और कर्नाटका के तटीय पे जो आने वाली स्थानीय तूफानों को आम की बारिश या फिर मैंगो शावर कहते हैं। तो मैंगो शावर के नाम पे कर्नाटका में ये जानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा मैंगो शावर, ठीक है। चेरी ब्लॉसम नहीं लिखा है, यानी ब्लॉसम शावर से नहीं कंफ्यूज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे एटमॉस्फेयर ज्यादातर किससे हीटेड होता है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आपको। यहाँ पे आप देखेंगे ये अर्थ है और ये सन है। सन अपना रेडिएशन अर्थ में देता है, यानी कि सन अपना हीट एनर्जी अर्थ को देता है, ठीक है। अब बात क्या है कि अर्थ में जो वायुमंडल है ये इस हीट एनर्जी को आने देता है क्योंकि ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के तौर पे आता है, ठीक है। शॉर्ट वेव रेडिएशन के तौर पे ये एनर्जी आता है, क्लियर है। अब क्या होगा कि शॉर्ट वेव रेडिएशन के तौर पे ये एनर्जी धरती में आ गया। अब जब इसी एनर्जी को वापस जाना होगा, जब यही जो एनर्जी है ये वापस रिफ्लेक्ट बैक करना चाहेगा, वापस जाना चाहेगा, तो इसको नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? क्योंकि ये वायुमंडल लॉन्ग वेव एनर्जी के लिए ओपेक हो जाता है, लॉन्ग वेव एनर्जी को वापस नहीं जाने देता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन को वापस नहीं जाने देता है। अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को क्या करता है? हीट ट्रैप कर लेता है, हीट ट्रैप, ठीक है। तो ये जो हीट ट्रैप होता है इसी के कारण बाद में ग्लोबल वार्मिंग होता है, या फिर आप जानते हैं कि जो आपका टोटल जो क्लाइमेटिक चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, या जो आपके जितने भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये ओवरऑल क्लाइमेट चेंज इसी के कारण होता है। तो धरती जो गर्म हो रही है वो एक्चुअली सन के रेडिएशन के कारण गर्म नहीं हो रही है, लेकिन इसको एब्जॉर्ब करने के बाद जब कोई भी गर्म पदार्थ, यानी कि धरती जब गर्म हो जाती है और वापस से अपना रेडिएशन छोड़ती है, इसके कारण ये गर्म होती है। तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो टेरेस्टेरियल रेडिएशन है, यानी कि धरती का जो रेडिएशन है, इसके कारण, क्योंकि सन का हीट बजट फिक्स है, जितना हीट वो दे रहा है वो उतना हीट वापस भी जा रहा है, लेकिन अगर वही हीट ट्रैप हो गया हमारे एटमॉस्फेयर में तो धरती का गर्माहट का कारण जो है वो धरती के लेयर के, धरती का जो टेरेस्टेरियल रेडिएशन है इसके कारण है। फाइन, चलेगा। तो 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं जो कि बहुत बेसिक कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चंस थे, बहुत बेसिक कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चन थे, राइट। ये आपसे पूछा गया है, राइट। अब हम पढ़ेंगे 67th बीपीएससी के जो क्वेश्चन है ना। नाउ हम देखेंगे 67th में जो री एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चंस को हम पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है सरगैसो सी कहाँ पे। जब आप अमेरिका को देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका को, तो नॉर्थ अमेरिका में ऊपर से लैब्राडोर करंट आता है और नीचे से गल्फ स्ट्रीम आता है, ठीक है। अब क्या होगा कि दोनों घूमने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक जाता है, गल्फ स्ट्रीम हॉट करंट है और लैब्राडोर जो है कोल्ड करंट है। अब यहाँ पे घुमाव होता है और एक गायर फॉर्मेशन होता है। गायर फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इस तरह से घूमने वाला, ठीक है। ये सारे जो वेव्स हैं वो घूमने लगते हैं और बीच में गायर का फॉर्मेशन होता है। ये जो गायर फॉर्मेशन है यही बीच में सरगैसो सी बन जाता है, यही जो है सरगैसो सी बन जाता है। इसको आप देखिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये सब यहाँ पे हो रहा है, देखिएगा। यहाँ पे ये आपके गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। ये आपका लैब्राडोर करंट आ रहा है, गल्फ स्ट्रीम इस तरह से जा रहा है और ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया और इस तरह से जो बीच में फॉर्मेशन है इसी को हम सरगैसो सी कहते हैं और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, ये सरगैसो सी अटलांटिक महासागर में, वो भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसका फॉर्मेशन होता है। अगला सवाल है कि भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको ऑब्वियसली मैकमोहन लाइन कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये भारत है ना, भारत है और चाइना के बीच में जो लाइन खींचा हुआ है इसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। यही पूछा गया आपसे।
अगला सवाल, राजस्थान को कम बारिश मिलती है, क्यों मिलती है राजस्थान को कम बारिश? तो भारत में ये राजस्थान है अगर एरिया, तो यहाँ पे अरावली के पहाड़ियाँ हैं, अगर बारिश जाना चाहती है तो अरावली से टकरा जाती है। तो मेन कारण क्या है कि जो हवा को ठंड करने के लिए, आवश्यक उत्थान के लिए हवाओं को कोई बाधा नहीं है, क्या ये कारण है? या फिर fails to reaches the monsoon, the wind do not come across any barrier, हाँ तो हवा के पास कोई बैरियर नहीं है, और मान लो अगर यहाँ पे बारिश, यहाँ पे पहाड़ होता तभी तो रुक के बारिश होता, तो इस कारण से जैसे यहाँ पे जब हवा जाएगा तो ये पूरा डेजर्ट क्षेत्र में पहुँच जाएगा, तो इस कारण से यहाँ पे बारिश नहीं होती, क्योंकि राजस्थान में कम बारिश होती है। यहाँ पे अरावलियों के पहाड़ियों का जो, जिसको आप रेंज शैडो एरिया कहते हैं ना, रेंज शैडो एरिया, इसका कमी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये भारत में यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, तो यहाँ जब हवा जाती है तो हवा इससे टकराती है और इसके कारण यहाँ बारिश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक तो अरावली है, इसके पैरेलल मॉनसून चला गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे मॉनसून जाता है तो इसके यहाँ अगर होता ना पहाड़, तो यहाँ रुक के बारिश होती, लेकिन यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं होने के कारण ये सारे मॉनसून के विंड्स जो है वो ट्रांसपास कर जाते हैं, इस कारण से यहाँ बारिश नहीं होती। कड़ेवास कहाँ पे है? तो कड़ेवास हम केसर के लिए कहते हैं, ठीक है। केसर जो है ये आपके कश्मीर के पहाड़ियों में कड़ेवास सैफ्रॉन यहाँ पे उगते हैं, यहाँ पे आप देखिए कड़ेवास फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे केसर उगाया जाता है। फाइन, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, बिल्कुल सही बात है। 2022 का थीम क्या है? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, 2022 का पूछा गया है, तो 2023 का भी थीम आपको पता होना चाहिए, इसको लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है, टाइगर को बचाने के लिए प्रोग्राम है। कितने स्टेटमेंट इसमें सही है? तो सारे स्टेटमेंट आपके इसमें सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कहाँ पे न्यूज़पेपर का प्रिंटिंग होता है, तो आपको पता है कि नेपा नगर में न्यूज़पेपर का प्रिंटिंग होता है। नेक्स्ट हम देखें कोल माइन का सबसे फर्स्ट कोल माइन कहाँ पे बना था, तो ये अगर आपको कंफ्यूजन है तो बता दें कि रानीगंज, भारत का जो वाणिज्यिक कोल खनन है, इतिहास लगभग 220 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ की थी? तो रानीगंज में की थी, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 शेड्यूल्ड ट्राइब, सबसे बड़ा शेड्यूल्ड ट्राइब कौन सा है? तो इसको आप याद रखिएगा कि भील जो है भारत का सबसे बड़ा शेड्यूल्ड ट्राइब है, सेकंड नंबर पे गौंड है। अगर आप कंफ्यूज होता है तो हम ऐसे याद रखते हैं कि भील में आई आता है और आई से इंडिया होता है, तो भारत का सबसे बड़ा शेड्यूल्ड ट्राइब कौन सा है? भील है। मेरा याद करने का तरीका ये है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखेंगे तो भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है और ये भारत के कुल अनुसूचित जाति का आबादी का 38% है, ठीक है। तो भील जनजाति जो है ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ त्रिपुरा में भी पाई जाती है। और दूसरा कौन सा है? गौंड है, ठीक है, गौंड जो है ये, और तीसरा संथाल है, ठीक है। संथाल आपको पता है झारखंड में है, और गौंड तो ऐसे भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर आप देखिएगा चीफ हेवनली बॉडी, देखो सोलर सिस्टम का 99% से भी ज्यादा जो मास है वो सन का है ना। तो आप जानते हैं कि सन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर सन ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। पूरा सोलर सिस्टम, सूर्य एक तारा है और हमारे सोलर सिस्टम का निर्माता है, अगर ये नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। तो ये आप याद रखिएगा। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि फॉर्मेशन ऑफ द इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ, देखिए अर्थ जो है ना, यहाँ पे एलिमेंट अबेंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर, इसमें कुछ कुछ चीज़ याद रखिएगा। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यानी कि जो हमारा क्रस्ट है जिसपे आप खड़े हैं, जो भूमि है, ये सियाल का बना हुआ है, सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ठीक है। और जो हमारा ओशियानिक प्लेट है ये सीमा का बना हुआ है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है। ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ में आप देखेंगे यहाँ पे निकल और आयरन, क्योंकि ये क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप क्रस्ट देखिएगा तो क्रस्ट के अंदर मेंटल है और मेंटल के अंदर कोर है, और कोर किस चीज का बना है? निफे का बना है, ठीक है। तो ये जो कोर है, निफे का मतलब ही होता है निकल और आयरन। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ द इंटीरियर लेयर, इंटीरियर लेयर का मतलब क्या हो गया? जो सबसे अंदर का लेयर है। और अर्थ के फॉर्मेशन में आप कोर पढ़िएगा तो कोर आपका निफे का बना है। Who among the following postulated the concept of geographical cycle of erosion? तो geographical cycle of erosion जो है ये W.M. डेविस का है।
ये आपको पता होगा, डेविस, ठीक है। डेविस और प्लैंक का मॉडल आता है। ये डेविस जो है वो बताते हैं कि इरोजन किस तरह से होता है। इरोजन का मतलब होता है कि हवा, पानी, ग्लेशियर, इन कारण से जो भी मिट्टी उड़ जाती है, इसी को हम इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। ओके तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा हेमिस्फेयर है जहाँ पे रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50 और श्रिंकिंग 60s है। तो देखिए ये वेस्टर्न और ईस्टर्न में नहीं होता है, ये सब कहाँ पे है। रोरिंग 40s का क्या मतलब हुआ कि ये इक्वेटर हो गया, ये 10 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये कहाँ पे होगा, ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा, है ना। ये आपके कहाँ पे होगा, तो ये बेसिकली आपके सदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दोनों में होता है। तो इसलिए इसका आंसर ना ई होना चाहिए, दोनों गोलार्ध में यहाँ पे ये होता है। फाइन, को उत्तरी में भी होता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। यहाँ पे ई होना चाहिए था, दोनों ही हो जाएंगे, है ना। ये हवाएं हैं। अब हम उस एग्जाम की बात कर रहे हैं 67 बीपीएससी जो प्रीलिम्स कैंसिल हो गया था, उसकी बात करते हैं। उसमें ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे आप देखिएगा पट्टी सीमा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पट्टी सीमा प्रोजेक्ट जो है ये न्यूज में रहा। यहाँ पे आप देखोगे ये इसका मैप है और ये आपका कौन से नदियों के पास है पट्टी सीमा सिंचाई परियोजना जो न्यूज में रहा। तो ये भारत में सदर्न पोर्शन का है, जो कि आपका यहाँ कृष्णा और गोदावरी प्रोजेक्ट का ये पट्टी सीमा की बात हुई थी। फाइन, तो पट्टी सीमा परियोजना नदी जोड़ो परियोजना है और ये परियोजना कहाँ पे, तो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, ये न्यूज में रहा। करंट अफेयर्स का ये पार्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंबशन ऑफ अंडरग्राउंड कोल ऑकर इन विच स्टेट। तो अंडरग्राउंड यानी कि झारखंड में क्या हुआ था कि धरती के नीचे जो कोल हम निकालते हैं वहां पे आग लग गई थी। 100 वर्षों में भूमिगत कोयला जलाया जा रहा था। फिर आप देखेंगे दामोदर कोल और सुवर्ण रेखा, ठीक है। दामोदर कोल और सुवर्ण रेखा निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये निकलती है। यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर प्लेट से ये सारी निकलती है। ये सब आपने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा है। जियोडेसी, देखिए जियोडेसी क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और डेसी यानी कि जो मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द अर्थ है, मेजरमेंट हो गया, इसके इरोजन का एलिवेशन का मेजरमेंट हो गया, यानी धरती में जो आयाम का मापन है, ऊंचाई है, ये सब का मापन हम इसको जियोडेसी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा आपका। फाइन, इसमें हम जियोडेसी इज द अर्थ साइंस ऑफ एक्यूरेटली मेजरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अर्थ शेप, अर्थ के शेप को हमको समझना है, इसके ज्योमेट्री को समझना है, इसके ओरिएंटेशन को, इसके ओरिएंटेशन इन स्पेस, ग्रेविटी, इन सब चीज़ों की पढ़ाई को हम जियोडेसी कहते हैं। तो ये अर्थ साइंस का एक पार्ट है। फाइन, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का थ्योरी। तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, ये आप पढ़ चुके होंगे ज्योग्राफी में। फिर आप देखें तो एस्कर और ड्रमलिन, ये क्या है, तो जो टोपोग्राफी है ना वो आपको पढ़ना पड़ेगा। टोपोग्राफी यानी कि अगर नदी बह रही है तो वो क्या क्या बना रही है, नदी बह रही है इरोजन में वो क्या बना रही है, जैसे कैनियन बना रही है, जॉर्ज बना रही है, पॉट होल्स बना रही है, या नदी जो है वो सेडिमेंटेशन कर रही है यानी कि सेडिमेंट्स को जमा कर रही है तो क्या बना रही है, ऑक्सबो लेक क्या है, या फिर मियांडरिंग ऑफ रिवर क्या है, या फिर जब हवा बह रहा है तो वो क्या क्या चीज़ें बना रही है, जब आपका ग्लेशियर बह रहा है तो वो क्या क्या चीज़ें बना रही है। तो इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं जब ग्लेशियर बहता है, यानी कि जब बर्फ़ की नदियाँ निकलती हैं या बर्फ़ जो है वो मूव कर रहा है, जो जिसको आप बर्फ़ों का चट्टान जिसको आप कहते हैं ग्लेशियर, है ना। तो इसमें एस्कर और ड्रमलिन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला है कि एस्कर आर रिजेस ऑफ क्रूडली बेडेड ग्रेवल्स एंड सैंड्स। तो एस्कर में बेसिकली क्या होता है कि बर्फ पिघल गया और बर्फ जो पिघला तो वो पानी वो छेद के नीचे से जाना शुरू कर दिया और उसके नीचे मतलब कि पूरा बर्फ का चट्टान है और उसके नीचे से पानी मूव कर रहा है।
तो ये एस्कर का फॉर्मेशन होता है, यही आपको बोला जा रहा है कि बेडेड ग्रेवल्स एंड सैंडेट्स, हाँ तो ये वहाँ पे होते हैं। ड्रमलिन्स जो हैं ये मोस्टली बोल्डर्स और क्ले, मोस्टली इसमें बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े चट्टान होते हैं, मिट्टी होता है और शिलाखंड होता है, ये होता है। बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी ये अलग है, ठीक है, ये अलग चीज़ है। वाइल एस्कर्स आर बिल्ड ग्लेशियर स्ट्रीम्स, ड्रमलिन रिजल्ट फ्रॉम द ग्लेशियर एक्शन। तो यहाँ बिल्कुल ये ग्लेशियर एक्शंस का है, इसको अभी हम समझाते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 4 सही है और ये आपका बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी अलग है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो एस्कर्स क्या होते हैं कि जब ग्लेशियर पिघलता है, कब, समर सीजन में, तो पानी जो है वो सरफेस के नीचे चला जाएगा और सरफेस के नीचे जाने के बाद ये मार्जिन्स में फ्लो करने लगेगा, ठीक है, और पानी जो है वहां पे जमा हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि बर्फ ऊपर है और नीचे ऐसे पानी बह रहा है, यही एस्कर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रीम्स जो ओवर द ग्राउंड नहीं है, वैली पे नहीं बह रहा है, अंदर नीचे की ओर बह रहा है। और ड्रमलिन में क्या है, ड्रमलिन जो है ये स्मूथ ओवल शेप रिजेस होते हैं, इस तरह से ये रिजेस होते हैं, इस तरह के ड्रमलिन्स रिजेस होते हैं और ये ज़्यादातर बर्फ के टीले टाइप के होते हैं, इसमें ग्रेवल्स होते हैं और इसमें मासेस होते हैं। तो ये आप एस्कर्स को देखिएगा, ये एस्कर्स जो है ये इस तरह से मूव कर रहा है और ये ड्रमलिन्स हैं जो आराम आराम से ऐसा टीले जैसे बने हुए हैं, फाइन। तो यहाँ पे 1, 2, 4 हो जाएगा, 3 एग ऑफ वो टोपोग्राफी एग अलग चीज़ है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुंडा ट्रेंच। तो सुंडा ट्रेंच जो है वो किसके बीच होता है, तो आप लोगों को मैप में पता है कि सुंडा ट्रेंच जो है ये सुमात्रा में, ठीक है। तो सुंडा ट्रेंच जो है वो सुमात्रा द्वीप के समांतर है, यानी कि सुमात्रा की ये पैरेलल है, ठीक है। तो टोंगा ट्रेंच जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ठीक है। कावर ट्रेंच है, ब्यूटी रिको ट्रेंच है, सुंडा ट्रेंच है, डाईमेटिना ट्रेंच है, सॉरी डाईमेटिना ट्रेंच है। ये सारे ट्रेंचेस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हिमालयन रिवर विथ पेनिनसुलर रिवर में कंपैरिजन करना है। हिमालयन रिवर्स क्या होते हैं, सालों भर इनके पास पानी होता है। कहाँ से आता है सालों भर पानी, तो गर्मी में भी कैसे आता है पानी, तो बर्फ के पिघलने के कारण हिमालय की नदी जैसे कि गंगा हो गई, इंदस हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, इनके पास पानी आता है। जब गर्मी के सीजन में बर्फ ज़्यादा पिघलेगा तो इनके पास और ज़्यादा पानी आएगा। लेकिन पेनिनसुलर जो प्रायद्वीपी नदियाँ होती हैं उनके पास प्रॉब्लम क्या होता है, उनके पास पानी की कमी होती है ना, उनके पास पानी की कमी होती है और जनरली गर्मी के सीजन में इनके पास पानी कम होता है। तो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेनिनसुलर, ठीक है। तो ये 12मासी पेरिनियल, यानी हिमालयन रिवर जो है वो 12मासी होती है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर जो है वो सिर्फ बारिश के टाइम में होती है। पहला स्टेटमेंट सही है। ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर आर स्टीपर, ठीक है, देन द पेनिनसुलर रिवर, यानी कि ये कह रहे हैं कि हिमालयन रिवर का जो ग्रेडियंट है ज़्यादा ऊंचाई से आ रही है, फाइन। उसके बाद है कि पेनिनसुलर रिवर कॉजेज मोर इरोजन। क्या पेनिनसुलर नदियों के कारण ज़्यादा इरोजन होगा, अगर पानी का दबाव कम है तो क्यों ज़्यादा इरोजन होगा, ये बात आप समझ रहे हैं। तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सही है, लेकिन अगर पानी ही कम है, जब पानी कम होगा तो फोर्स भी कम होगा, फोर्स कम होगा तो इरोजन भी कम हो जाएगा ना। पानी कम है, फोर्स कम है तो इरोजन भी तो कम हो जाएगा, ये बात आप समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1, 2। तो पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर ये आपका हो गया। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, देखिए जब भी धरती पे हवा चलती है तो हवा अगर इस तरह से जा रही है तो हवा अपने राइट वर्ड जाएगी। क्यों, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी ध्रुव में, जब मतलब उत्तरी गोलार्ध में जब हवा चलती है तो ये अपने राइट वर्ड जाती है। अगर इस तरह से हवा चलेगी तो इस तरह से मूव कर जाएगी, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा हमेशा अपने राइट वर्ड जाती है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि हवा हमेशा अपने लेफ्ट वर्ड जाएगी, ठीक है। तो ये इधर से जा रही है और ऐसे चली जाएगी, तो ये अपने लेफ्ट वर्ड चली जाएगी। ये आपके सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, फाइन। ये दोनों साइड जाता है और इसी को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ये कोरियोलिस फोर्स जो है वो क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स आपका ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये अर्थ रोटेशन के कारण होता है। तो ये अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। नेक्स्ट है डेड सी पे पूछा गया। देखो डेड सी ये है, डेड सी में इधर आपका इजराइल हो गया, ये पैलेस्टाइन का पार्ट हो गया, ये जॉर्डन हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डेड डज नॉट हैव अ बॉर्डर, तो इजराइल तो है, पैलेस्टाइन भी है, जॉर्डन भी है, लेबनान का उससे बॉर्डर नहीं लगता है, तो लेबनान का बॉर्डर यहाँ पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे
तो इल्मेनाइट जो भारतीय समुद्री तट पर व्यापक रूप से वितरित है, एक खनिज है। तो ये आप बताइएगा ये किसका मिनरल है? तो ये मिनरल जो है ये टंगस्टन का मिनरल होता है, सॉरी टिटानियम का मिनरल होता है। ये इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज किए थे। तो ये टिटानियम का मिनरल होता है, टिटानियम आयरन का ये इल्मेनाइट मिनरल होता है। गंगा प्लेन को हम क्या कहते हैं? पिडेप्लेन कहते हैं कि पेनेप्लेन कहते हैं कि जियोसिंक्लाइन कहते हैं कि कार्ट्स कहते हैं? देखिए कार्ट्स टोपोग्राफी में क्या होता है ना कि एक पहाड़ है और ये पहाड़ जनरली कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। अब मान लीजिए कि बारिश हुआ तो इसमें बहुत सारा इस तरह से ढांचा बनने लगता है। ये हो गया स्टैलेग्माइट हो गया, ठीक है, केव पिलर हो गया, इस तरह से सिंक है, ढांचा बनने लगेगा। डोलाइन हो गया, ऊपर में पॉट होल्स हो गए। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट के टाइम में होता है। इसको कार्ट्स ने डिसाइफर किया था, तो ये कार्ट्स टोपोग्राफी है। लेकिन गंगा प्लेन क्या है? गंगा जो है ये आपका जियोसिंक्लाइन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। गंगा के मैदान को भूसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा का मैदान मूल रूप से भूकंपीय ग्रत है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पिडेप्लेन और पेनेप्लेन में कंफ्यूज होते हैं, पर ये जियोसिंक्लाइन हो जाएगा। फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? चिल्का लेक, ये तो उड़ीसा में है। ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है। सांभर तो बहुत ज्यादा सॉल्ट है। लोकतक और वुल्लर में फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो ये आप बताएंगे। यहाँ पे क्योंकि दोनों ही हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा सांभर लेक क्या है? सांभर लेक मुख्य भूमि पर स्थित सबसे बड़ी झील है। ये खारे पानी की झील है, ठीक है। चिल्का भी क्या है? खारे पानी की झील है ना। तो यहाँ पे उड़ीसा का चिल्का लेक। ताजे पानी की झील यानी कि मीठे पानी का झील कौन सा है? वुल्लर लेक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और लोकतक जो कि मणिपुर में है। लोकतक आपको पता होगा कि यहाँ पे ही डांसिंग डियर मिलती है। फिर यहाँ पे फुमदीज भी है, फुमदी, है ना। तो ये आपका यहाँ पे एक लौता ऐसा नेशनल पार्क है, केवलादियो नेशनल पार्क, सॉरी केवलादियो बोले, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। केवलादियो तो यहाँ पे है राजस्थान में, सॉरी, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पे फुमदी है, डांसिंग डियर है, और ये मीठे पानी का झील है, ठीक है। तो ये लोकतक लेक है जो कि मणिपुर में है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसमें सबसे कम डेंसिटी है। देखिए जब आप बात करेंगे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है, तो मरकरी, वीनस यानी कि बुध, शुक्र, धरती और आपका मंगल ग्रह, तो ये सबकी डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये आपका सतह वाला है, ठीक है, सतह है यानी कि टेरेस्टेरियल प्लैनेट है। लेकिन जो गैशियस प्लैनेट है, जो गैस से बने हुए हैं, जिसको आप जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है, जोवियन प्लैनेट कहते हैं, ये बड़े प्लैनेट होते हैं और इनके सतह पे क्या होता है? हवा ज़्यादा होता है। तो ये हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हल्के होते हैं, तो ये सैटर्न हो जाएगा इसका आंसर, फाइन, इसका घनत्व कम रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे ज़्यादा फेमस फीचर, चिड़िया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम। तो ये जो चिड़िया है लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम, यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए फेमस है? सिंहभूम फेमस ही आपका आयरन ओर के लिए है, ठीक है। तो आयरन का जो ओर होता है, आयरन ओर, Fe, है ना, यहाँ पे लोहा मिलने का ज़्यादा उम्मीद होता है, तो चिड़िया लोह आयस खनन के लिए ये आपका फेमस है। अब हम बात करेंगे 66th के एग्जाम जो प्रीलिम्स 2021 में हुआ था, इसमें ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं 66। तो 66th बीपीएससी में पहला जो सवाल पूछा गया था, ये पूछा गया है सलीम अली बर्ड सेंचुरी के बारे में, कहाँ पे है। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोवा में स्थित है। सबसे पहला सवाल 66 बीपीएससी में पूछा गया था ज्योग्राफी में सलीम अली बर्ड सेंचुरी के बारे में। अगला सवाल है खेतरी माइंस, ये राजस्थान में है। खेतरी माइंस क्यों फेमस है? तो खेतरी माइंस कॉपर के लिए जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा, खेतरी माइंस। तो आपको याद रहना चाहिए, देखिए मिनरल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बिहार के मिनरल्स हों, चाहे वो इंडिया के मिनरल्स हों, मिनरल पे बीपीएससी का मेन फोकस है, इससे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। भारत के मैप में मिनरल्स वाला सेक्शन ज़रूर कीजिएगा।
अडू एटॉल, अडू एटॉल के बारे में सवाल आपसे पूछा गया है। अडू एटॉल का अगर आप मैप देखेगा ये इंडियन ओशन में है, ठीक है। यहाँ पे आप मालदीव्स को देख सकते हैं और मालदीव्स में बहुत सारे आपको अटॉल दिख रहे होंगे और न्यूज में भी आया था आपका अडू एटॉल, इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मालदीव्स का ही ये यहाँ पे लास्ट में आपको ये दिख रहा होगा अडू एटॉल, ये इंडियन ओशन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के बारे में। तो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में आप देखिएगा 2000 में ये लाओस में शुरू हुआ था। मेकोंग रिवर को अगर आप देख रहे हैं तो ये चाइना से शुरू होते हुए ये लाओस आती है, लाओस में ये बहती है, लाओस और थाईलैंड के ये बॉर्डर पे भी है, उसके बाद ये बॉर्डर बनाती है, उसके बाद आप देखेंगे कि लाओस से बहते हुए कंबोडिया जाती है और फाइनली ये वियतनाम में जाके साउथ चाइना सी से मिलती है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये साइन किया गया था। रुपसी एयरपोर्ट, रुपसी एयरपोर्ट ये भारत के किस पोर्शन में है ये आप देखिए। तो रुपसी एयरपोर्ट जो है ये आपका असम में पड़ता है। रुपसी एयरपोर्ट, ये रुपसी हवाई अड्डा उत्तरी पूर्व भारत के असम के ध्रुवी जिले में पड़ता है। ये सवाल आपसे पूछा गया था। नायग्रा फॉल आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से लेक पर सिचुएटेड है। नायग्रा फॉल आपको पता है कि कनाडा और अमेरिका के बीच में जो बॉर्डर पड़ता है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सिचुएटेड है। जनरली जो आपके लेक्स हैं वो कौन कौन से हैं, लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में है, बाकी सुपीरियर, हुरॉन, इरे, ओंटारियो, ये सारे जो लेक हैं, ये चार जो लेक है सुपीरियर, हुरॉन, इरे, ओंटारियो, ये चारों लेक आपके अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। बाकी मिशिगन जो है ये आपका पूरी तरह से अमेरिका में पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ओंटारियो और इरे, ठीक है, ओंटारियो और इरे के बीच में नायग्रा फॉल्स आपके पड़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, इसमें कौन सा मिसमैच है। मसाई सेंट्रल ईस्टर्न अफ्रीका में है, ये बात सही है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो बेडोइन है ये अरेबियन पेनिनसुला में पड़ते हैं, ठीक है। किर्गिज है ये सेंट्रल एशिया के हैं। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन सकाई, ठीक है, तो सकाई आप देखेंगे सकाई कहाँ पे है, तो सकाई आपका यहाँ आपको ये जापान में दिखेगा। सकाई मतलब सॉरी जापान में बोल रहे हो, इंडोनेशिया में दिखेगा, यहाँ पे आप देखेगा। तो सकाई इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में रहने वाली जनजातियों को हम कहते हैं, ठीक है। तो सकाई जो है ये इंडोनेशिया में जो जनजाति हैं उनको हम कहते हैं। ये सारे जनजाति हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मसाई ये उत्तरी पूर्व अफ्रीका के हैं। ये जो बेडोइन है, बेडोइन जो है अरब प्रायद्वीप के हैं। और किर्गिज आपके मध्य एशिया के हैं। फाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे जर्मनी का कौन सा पार्ट नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जो कि जर्मनी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका लॉरेन है, लॉरेन आपका फ्रांस का पार्ट है ना। लॉरेन कहाँ पे जगह है, ये फ्रांस में है, ये फ्रांस का मैप है, ये पेरिस है, ये लॉरेन है। बाकी सारी जो जगहें हैं वो आपके जर्मनी के पार्ट है। कौन कौन से, रूड हो गया, सार हो गया, एशन हो गया, ये आपके जर्मनी के पार्ट हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वीनस ऑफ नॉर्थ। तो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में जो जगह है इसको हम वेनिस कहते हैं, वीनस ऑफ नॉर्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये वेनिस जगह है, इटली में है। फिर हम देखेंगे बारमोर ट्राइबल रीजन। बारमोर जो है ये जगह कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बारमोर जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश का जगह है। नेक्स्ट ये देखिएगा चंद्रभाग, ठीक है। चंद्रभाग एक नदी बहती है और आपसे पूछा जा रहा है चंद्र और भागा, ये दो, इसके दोनों नदी को मिला के हम चंद्रभागा कहते हैं। तो चंद्रभागा नदी किस एरिया में बहती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ई होगा, क्योंकि आप देखिएगा कि चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, ये दोनों को मिलकर बनती है, ठीक है। चेनाब जो है ये दोनों नदियों से मिलकर बनता है, जिसके निर्माण में दो नदियां चंद्र और भागा, तो इसी से नाम है चेनाब, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ये धाराएं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से होकर गुजरती है और केलोंग के पास तांगी में एक दूसरे से मिलती है, ठीक है। यहीं से इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने में 1180 किलोमीटर तक ये बहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा लोह भी हो जाएगा, स्पीति भी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो गया।
फाइन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको ये समझना है कि जो भी भारत का पोर्शन जो न्यूज में रहा है वहीं पे बीपीएससी उसके ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ रही है। राणा प्रताप सागर के बारे में पूछा गया है। राणा प्रताप सागर, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में है। तो राणा प्रताप सागर जो है ये राजस्थान में है। फाइन, राजस्थान में है। यूरोप में पाइरेनिज पर्वत श्रृंखला ये किस दो देशों को अलग करती है। तो आपको इसका मैप थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। स्पेन और फ्रांस के बीच में ये पहाड़ पड़ते हैं और ये स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। जवाहर नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो ये जवाहर नेहरू पोर्ट जो है ये कहाँ पे स्थित है। जवाहर नेहरू बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में है। जेएनपीटी आपने सुना होगा जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से। अगला सवाल है कि भारत में सबसे ज्यादा कॉपर का उत्पादन या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर कौन सा राज्य है। तो कॉपर आपको पता है कि मध्य प्रदेश कॉपर में, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद भारत में जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, फिर झारखंड, फिर राजस्थान है, फिर झारखंड है। ठीक है, और राजस्थान का जो खेतरी है और झारखंड का जो घाटशिला है ये काफी प्रसिद्ध केंद्र है अगर हम कॉपर की बात करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, कश्मीर में पहलगाम नदी के तट पर स्थित है। पहलगाम नदी के तट पे कौन सा जगह स्थित है इसको आप देखेंगे तो ये जो लीडर है ये आपका पहलगाम भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक शहर है और ये अधिसूचित क्षेत्र है। ये अनंतनाग से 45 किलोमीटर दूर, यहाँ पे आप देखेंगे लीडर, ये आपका नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, ये पूछा जा रहा है दंडकारण्य, ठीक है, ये क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। तो ये क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये आपका छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा, उड़ीसा भी हो जाएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के राज्यों को खुद के कुछ हिस्सों को शामिल करके हम दंडकारण्य जगह इसको कहते हैं। ठीक है, डायनेस्टी भी था, इसको हम ये सारे ही हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कैटल ब्रीड ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में बहुत सारे कैटल ब्रीड है, इसमें से कौन सा ऐसा कैटल है जो कि राजस्थान का नहीं है। थार पाकड़ या राठी या हलीकर या मेवाती, तो ये आप बता सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो हलीकर जो है ये राजस्थान का नहीं है, कर्नाटका का मुख्य गाय का नस्ल है। बाकी राजस्थान में थाल पाकड़ बहुत फेमस है, राठी, मेवाती, हरियाणवी, नगौरी, ठीक है, काकरेज, अजमेरी, गिर, ये सब उसके हैं। 66 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, तो ये जापान के 4 आइलैंड है। जापान का मैप अगर आपको ध्यान होगा तो जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो होंशु आइलैंड है। ठीक है, तो होंशु आइलैंड सबसे बड़ा एरिया का आइलैंड है, जापान न्यूज में रहा, इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा गया है। ग्रीनलैंड किस देश का पार्ट है। तो अगर आप ग्रीनलैंड को देखते हैं तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि 2018 दिसंबर तक दुनिया में निम्नलिखित देशों में किस देश में सबसे बड़ी भारतीय आबादी थी। ठीक है, तो भारत के अलावा सबसे ज्यादा भारतीय जो हैं वो किस देश में रहते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूएई में ये हुआ भी था, जब मोदी जी यूएई गए थे तो इंडियन डायस्पोरा सबसे ज्यादा यहाँ पे ही थी और मोदी जी ने इनको एड्रेस भी किया। करीबन यहाँ पे आप देखिएगा 34,20,000 से अधिक प्रवासी भारतीय रहते हैं यहाँ पे और ये संयुक्त अरब अमीरात के कुल 27% से भी अधिक भारतीय यहाँ पे रहते हैं। निम्नलिखित देशों में किस देश ने 2019 में सबसे अधिक वार्षिक सोने का उत्पादन, यानी कि टन में आपको बताना है कि सोना, आपको बताना है कि एनुअल गोल्ड आउटपुट 2019 में सबसे ज्यादा किस देश का था। तो ये आपका चाइना का था। ये सारे रिपोर्ट से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में ज़्यादातर आपको या तो मैपिंग से क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मिनरल से क्वेश्चन आ रहे हैं और जो रिपोर्ट्स जारी किए जाते हैं यहाँ से सवाल आ रहे हैं। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। तो ज्यादा कंट्री कहाँ पे, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या नॉर्थ अमेरिका में। तो आपको बताना है कि किस कॉन्टिनेंट में कितने कितने आपके आते हैं आइलैंड। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अफ्रीका में सबसे ज्यादा विश्व में
सात महाद्वीप में अफ्रीका में सबसे ज्यादा 54 देश आते हैं, एशिया में 52 देश आते हैं, यूरोप में 49 और उत्तरी अमेरिका में सिर्फ 23 देश आते हैं, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जिसका कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ पे रहते हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ये मिजोरम में रहते हैं, ठीक है। 95% आबादी मिजोरम की ये जनजातीय आबादी है, इसको आप याद रखिएगा। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार मिजोरम में जो जनसंख्या है ये करीबन आपका 10,91,014 लोग जो हैं यहाँ पे, कुल मिला के 95% आबादी आपकी जनजातीय है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉफी उत्पादन क्षेत्र कर्नाटका में नहीं है? तो ये कौन सा ऐसा जगह है जो कर्नाटका में नहीं है? देखिए बाबा बुदान की कहानी है। कहते हैं कि बाबा बुदान, ये तो चिकमंगलुरु, कुर्ग, बाबा बुदान ये सब कर्नाटका में है। कहते हैं कि अफ्रीका से कुछ बीज लाकर एक पहाड़ पे बो दिया था, इनका नाम था बुदान, उन्हीं के नाम पे बाबा बुदान पहाड़ी हम कहते हैं, जो कि कॉफी के लिए काफी फेमस है। लेकिन पुलनेज जो है ये कर्नाटका राज्य में नहीं है, तमिलनाडु का ये आपका कॉफी उत्पादन का बहुत ही प्रसिद्ध जगह है पुलनेज। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जिला भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो क्या ये लेह है, क्या ये कच्छ है, क्या ये बाड़मेर है? ये क्वेश्चन काफी बार पहले भी पूछा जा चुका है कि लेह जो है ये ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है, ठीक है। तो प्रारंभ में कच्छ सबसे बड़ा था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जब लेह को भारत का सबसे बड़ा जिला घोषित किया गया, इसको आप याद रखिएगा, पहले कच्छ था अब लेह है। कौन सा ऐसा स्टेट है, देखिए भारत में ना ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि कोई भारत का जगह हो जो न्यूज में आ गया हो, उससे सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। और वर्ल्ड में कैसे क्वेश्चन है कि कोई रिपोर्ट है अगर वो आया हुआ है तो रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बल्कि भारत में न्यूज में कोई जगह है तो उससे सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, न्यूज से ही। यानी कि ज्योग्राफी को करंट अफेयर से काफी ज्यादा टैग किया गया है। द स्टेट ऑफ इंडिया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो ये आपके अगर आप देखेंगे तो भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में एक्चुअली सबसे ज्यादा है, ये 40 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज महाराष्ट्र में है। अटल टनल तो काफी बार आया है, ये न्यूज में भी आया है, फेमस है। तो अटल टनल आपका ईस्टर्न पीर पंजाल में है, ठीक है। तो अटल टनल सुरंग, जिसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय के पूर्वी पंजाल श्रृंखला के रोहतांग दर्रे के साथ बनी एक राजमार्ग सुरंग है। इंडिया 13th मेजर पोर्ट, ठीक है। तो 13th मेजर पोर्ट जो है ये आपका सेटअप हुआ था तमिलनाडु में, इसको आपको याद रखना है। तो तमिलनाडु में 12th हुआ था, तो उसके बाद आपका महाराष्ट्र में जो 13वां बंदरगाह है इसको वाधवन में स्थापित किया गया था। देखिए वाधवन बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि पोर्ट्स कितने हैं, जैसे अगर हम यहाँ से शुरू करें तो कांडला, मुंबई, JNPT, अब JNPT के साथ साथ ये आपका वधावन भी हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप और नीचे जाएंगे, मंगलुरु है, ठीक है, मार्मागुआ है, मार्मागुआ गोवा में है, वो ऊपर है, उसके बाद मंगलुरु है। फिर आप देखेंगे तो आपको टूटीकोरिन, इन्नौर जो है अभी तक का सबसे नया था लेकिन अब वाधवन हो गया है, ये महाराष्ट्र का है। फिर आप विशाखापट्टनम देखें, पाराद्वीप देखें, हल्दिया पोर्ट देखें। तो ये सारे पोर्ट्स आपको, जो मेजर पोर्ट है 13 मेजर पोर्ट, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सोलर एनर्जी इन इंडिया। तो सोलर एनर्जी इन इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग कौन सा है? क्या तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है? सौर ऊर्जा, तो यहाँ पे आप देखिएगा भारत में सौर ऊर्जा जो है कर्नाटका में सर्वोच्च, इसका सर्वोच्च स्थान है। अब हम 65th BPSC में जो प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम चेक करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिना सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा देश है? ठीक है, तो लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर, तो इसका कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पे दिया गया है कि जापान जो है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिना सीमा वाला सबसे बड़ा देश है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वह देश जिसके क्षेत्र का उत्तर दक्षिणी विस्तार सबसे अधिक है, यानी कि लंबाई सबसे ज्यादा है, क्या रशिया है या चिले है? ज्यादातर लोग रशिया और चिले में कंफ्यूज किए थे, तो ये चिले है, ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका का देश है चिले, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। अगला सवाल हम देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने है,
है ना। तो अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। क्या फिलीपींस का आइलैंड सबसे ज़्यादा है, या इंडोनेशिया जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आइलैंड सबसे ज़्यादा है, या मालदीव्स है, या क्यूबा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इंडोनेशिया में 17,508, इसको अंग्रेजी में आर्चिपेलागो कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं, जहाँ पे 17,508 द्वीप समूह है टोटल। राइट, इसको आप देख सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप बताइएगा सैफरन, जो कि भारत में कहाँ पे, कड़ेवाज में मिलता है। कड़ेवाज ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो विश्व में एक्चुअली ईरान में सबसे ज़्यादा, अगर आप ऑप्शन में भी देखेंगे तो लग ही रहा है देख के कि ईरान में सबसे ज़्यादा केसर जो है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। लगभग 90% केसर यहीं पैदा होता है। केसर क्या है, इसमें एक स्मेल आता है, दूध में डालिएगा तो लाल रंग का हो जाएगा, दूध पीलापन आएगा उसमें, है ना। तो ये फूल का जो एंथर वाला पोर्शन होता है इसको हम केसर कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस में। तो यूरेनियम आप देखिए कजाकिस्तान, ये यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है देश का। कजाकिस्तान विश्व यूरेनियम उत्पादन में 43% उत्पादन करता है। विश्व का लगभग 70% यानी कि 2/3 यूरेनियम जो है वो 3 देश उत्पादन करता है। कजाकिस्तान 43%, कनाडा 15%, नामीबिया 11%। ठीक है, चलिए कन्याकुमारी जो है वो अन्नामलाई के पास है, नीलगिरी के पास है, कार्डमम के पास है, या शेवरॉय के पास है। तो कन्याकुमारी जो है ये आप देख सकते हैं, ये कार्डमम हिल्स जो है, कार्डमम हिल्स ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप इंडिया का मैप बनाते हैं तो इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं कार्डमम हिंदी, है ना। तो सबसे साउथ में आपका कार्डमम हिल्स पड़ता है और कन्याकुमारी भी सबसे साउथ में है, तो ये कार्डमम के सबसे नजदीक हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डज नॉट हैव टी प्लांटेशन। कहाँ पे टी प्लांटेशन नहीं होता है। तो देखिए दार्जिलिंग में तो टी प्लांटेशन होता ही है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो नीलगिरी में भी होता है, कानन देवी में भी होता है, लेकिन गिरनार जो गुजरात में है यहाँ पे टी प्लांटेशन नहीं होता है। गिर नेशनल फॉरेस्ट आपने सुना होगा कि भारत में एशियाटिक लायन दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही मिलता है। द स्टेट विथ लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि डेसिडियस क्या होते हैं, एक पेड़ होते हैं सदाबहार जिसमें हमेशा ही सालों भर पत्ते होते हैं, एवरग्रीन। ठीक है, लेकिन ये पत्ते कभी कभी झड़ जाते हैं। ठीक है, ये पत्ते कभी कभी झड़ जाते हैं। क्यों झड़ते हैं, जब उन्हें पानी की कमी होती है, तो उसके कारण इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके हो जाएंगे डेसिडियस। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्णपाती हो जाएंगे, एक बार अपने सारे पत्ते छोड़ देते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर महाराष्ट्र में। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, जो कि हर 2 साल पे आता है, 2019 में आया था, फिर अब 2021 में आया है, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे है। नेक्स्ट कोरल रीफ, कोरल रीफ कहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था कि कोरल रीफ कहाँ नहीं मिलेगा। तो आप देखिएगा कि गल्फ ऑफ कैम्बे में कोरल रीफ नहीं है, बाकी मन्नार में भी है, कच्छ में भी है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय में भी है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ कैम्बे की खाड़ी, जो कि आपका खंबात की खाड़ी भी कहा जाता है, गुजरात के पास है, गुजरात के तट पे है, यहाँ पे आपको कोरल रीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी मन्नार जो कि तमिलनाडु के पास है, कच्छ ये भी गुजरात, देखिए गुजरात में ऊपर में कैम्बे है, फिर नीचे कच्छ है, तो कच्छ में भी है कोरल, लेकिन खंबात में आपको कोरल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भारत में प्रबल भीतियोग में प्रमुख क्षेत्र में मन्नार की, उसके बाद खाड़ी, यहाँ पे फिर पाक, जो आपका पाक नीचे श्रीलंका का स्ट्रेट जो है भारत और श्रीलंका के बीच में, कच्छ की खाड़ी, और अंडमान निकोबार में, और लक्षद्वीप में तो है ही, है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जो धार्मिक समूह है में किस समूह की साक्षरता दर उच्चतम प्रतिशत दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा जो आपकी लिटरेसी रेट है वो कौन सा समूह है, तो ये जैन है। जैन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पढ़े लिखे हैं, ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 64th बीपीएससी एग्जाम्स का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल
स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। स्थल यानी कि लैंड लॉक्ड। आप मैप देखिएगा तो लैंड लॉक्ड में कौन कौन से आ जाएंगे ये आप देखिए। तो देखिए हंगरी जो है लैंड लॉक्ड है, बाकी बेल्जियम, रोमानिया और यूक्रेन लैंड लॉक्ड नहीं है। ऐसे भी अगर आप रोमानिया और यूक्रेन को देखिएगा तो रोमानिया और यूक्रेन ब्लैक सी से बॉर्डर बनाते हैं। ब्लैक सी से बॉर्डर बर्गर टी आप याद रख सकते हैं। बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया और टर्की ये ब्लैक सी से बॉर्डर बनाते हैं। बेल्जियम भी आपका लैंडलॉक्ड नहीं है, लेकिन हंगरी जो है ये आपका लैंडलॉक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हंगरी जो है वो स्थलरुद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड देश है, और यहाँ पे स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगला आप देखेंगे बोर्नियो, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, मडागास्कर और सुमात्रा। ये चारों में आप बताइएगा इस चारों आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। तो सबसे बड़ा आइलैंड जो है ये आपका बोर्नियो का आइलैंड है। यहाँ पे आप देखिए उपयुक्त रूप से विकल्प क्षेत्र में बोर्नियो द्वीप जो है ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया द मेडिटेरियन क्लाइमेट डज नॉट प्रिवेल, ठीक है। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ कहाँ नहीं है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है। पहले तो मेडिटेरियन क्लाइमेट होता क्या है। देखिए भारत में ज़्यादातर बारिश क्या होती है कि गर्मी के बाद बारिश होती है ना, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ठंड के टाइम में बारिश होती है, और इस एरिया को हम मेडिटेरियन एरिया कहते हैं। तो आप सेंट्रल चिले में मेडिटेरियन है, केप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका का सबसे नीचे वाला पोर्शन है, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है, ठीक है, ये सारे मेडिटेरियन है। मेडिटेरियन सी के आसपास भी जो देश हैं वो भी मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। लेकिन पैम्पास साउथ अमेरिका में घास के मैदान को हम पैम्पस कहते हैं, वहाँ मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं होता है। फाइन, पैम्पस में जो यहाँ पे भूसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिल्क सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कि सिल्क का जो प्रोडक्शन है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ये चाइना है जहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन, रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 4 प्रकार के जो सिल्क हैं वो अपने देश में भी होते हैं। इरे हो गया, मूंगा हो गया, शहदूत हो गया, तसर हो गया। ये चारों सिल्क भारत में कुल उत्पादन शहदूत रेशम का योगदान सबसे ज़्यादा शहदूत होता है हमारे यहाँ 80%, और रेशम के उत्पादन में कर्नाटका प्रथम स्थान पे है, ठीक है। और बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये भागलपुर में आपका रेशम का उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादन है। तो आप देखिएगा अमेरिका के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कच्चा तेल ये कहाँ पे उत्पादन इसका सबसे ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया, है ना। दिए गए विकल्पों में सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश माना जाता है। ये पूरी दुनिया के द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले तेल का लगभग 12% ये पैदा करता है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह विश्व में कुल कच्चे तेल का 20%, ठीक है, उत्पादन करता है। अमेरिका के बाद है सऊदी अरेबिया 12% और रशिया जो है 11% बना के तीसरे स्थान पे, कनाडा चौथे स्थान पे 6%। नेक्स्ट हम देखेंगे मेघालय का पार्ट कौन सा है। तो आप जानते हैं कि गारो, खासी, जैंतिया तीनों ही मेघालय का पार्ट है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कौन सा पार्ट नहीं है, तो भूवन जो पहाड़ियां हैं ये असम की पहाड़ियां हैं और ये बराक घाटी से संबंधित है। ये मेघालय का पार्ट बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का देखिए मैप पूछा जा रहा है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे हाईएस्ट एलिवेशन पे पूछा गया सवाल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा दर्रा है जो सबसे अधिक ऊंचाई पे है। क्या ये जोजिला है, नथुला है। नथुला तो आपको पता है सिक्किम में है। तो ये रोहतांग है या खाइबर है। तो एक्चुअली ये सिक्किम का नथुला दर्रा है जो कि सबसे ऊंचाई स्थित पे है। करीबन ये 4310, ठीक है, 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये दर्रा। भारत और चीन जो कि तिब्बत जो कि चीन का पोर्शन हो गया इसको ये जोड़ता है। रोहतांग दर्रा ये आपका सिर्फ 3978 पे, जोजिला 3528 पे है। खैबर जो है वो सिर्फ 1070 मीटर ऊंचाई पे है। कड़ेवास पहले भी पूछा जा चुका है कि आपका जो कड़ेवास की मिट्टी होती है जहाँ पे ज़ैफरन यानी कि केसर का स्थानीय किस्म की खेती होती है, ये कहाँ, तो ये कश्मीर हिमालयज में इसको पाया जाता है। यह हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है।
2011 सेंसस देखिए पूछा जा रहा है ना। तो भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हम 15वीं जनगणना 2011 में हमने देखा है और हमारा करीबन 31.16% जो है ये शहरी है और 68.84% जो है ये आपका ग्रामीण क्षेत्र है। 2011 के अनुसार लिटरेसी रेट भारत में कितना है फीमेल में, ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? तो आप देखिएगा कि 64.6 है, तो इसलिए यहाँ पे 64 कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। और पुरुषों का जो है 80.9 है, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो अंतिम आंकड़े हैं इसमें भारत का टोटल हो जाएगा 73, महिलाओं का 64.6 है आज से 12 साल पहले, ठीक है। और साक्षरता में पुरुषों का 80 है। केरल में महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, तो यहाँ पे लिटरेट है 92% है, जबकि बिहार में सिर्फ 51.5%, यानी कि जो नेशनल एवरेज है उससे भी नीचे 51.5% जो है वो शिक्षित हैं। अब हम 63rd बीपीएससी एग्जाम के क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि पूछा जा रहा है 10,000 BC में भारत में दुनिया का पॉपुलेशन क्या था। ये अंदाजा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस समय जो पॉपुलेशन है 10,000 ईसा पूर्व के दौरान जो जनसंख्या था वो 10 लाख था, लेकिन यहाँ पे आपका 1 मिलियन लिखा नहीं है, 1 मिलियन होना चाहिए तब आंसर सही होता। कोकोस आइलैंड, अब ये क्यों पूछा गया है? तो जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं अर्थक्वेक वाला, तो उसमें आप टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ते हैं, मेजर और माइनर प्लेट्स पढ़ते हैं, उसमें से कोकोस भी एक प्लेट है। तो कोकोस जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या ये अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बीच में है या प्रशांत महासागर के पास है? तो कोकोस जो है ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका का जो प्लेट है और पैसिफिक प्लेट में यहाँ पे कोकोस प्लेट है, जो मध्य अमेरिका की पश्चिमी तट से मिलते हुए प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे नास्का प्लेट भी है जो कि दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में है। अरेबियन प्लेट है लाल सागर और जो पर्शियन गल्फ ऑफ पर्शिया इसके बीच में है। फिलिपिन प्लेट है जो एशियाई प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच में है। इसके अलावा पूर्वी पृथ्वी में जो आपका जो पूरी पृथ्वी है उसमें 7 मेजर प्लेट हैं और बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट हैं। जो 7 मेजर प्लेट है उसमें यूरो एशियन प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, ठीक है, पैसिफिक प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इसी में आता है, और अंटार्कटिका प्लेट है। ये 7 मेजर प्लेट हैं, बाकी सारे माइनर प्लेट हैं। रस्ट बाउल ऑफ अमेरिका, ठीक है। रस्ट बाउल जो है यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन होगा तभी तो रस्ट होगा, है ना। तो रस्ट बाउल जो है ये ऑफ यूएसएस एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसको पिट्सबर्ग भी कहते हैं, ठीक है। तो पिट्सबर्ग जो है ये क्षेत्र है, ये आपका इस चीज से संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉफी जो है ये पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पे कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। तो ये सेंटोस है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत किए थे। सेंटोस पोर्ट जो है ब्राज़ील के साथ ये साओ पोलो राज्य के सेंटोस शहर में स्थित है और इसे कॉफ़ी का बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्राज़ील जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का एक्सपोर्ट करता है, में अधिकांश कॉफ़ी इसी बंदरगाह से इसमें निर्यात होता है, ठीक है। इसमें लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा ये बंदरगाह भी है। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के हिसाब से देखिए अगर एरिया पूछा जाता ना, तो एरिया पूछा जाता तो आपका हो जाता मध्य प्रदेश फॉरेस्ट का, लेकिन परसेंटेज पूछा गया है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो इनमें से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इनमें से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत में अगर 2021 के रिपोर्ट में देखेंगे तो सर्वाधिक एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और फिर अरुणाचल प्रदेश जो है ये प्रतिशत के हिसाब से है। अगर मिजोरम ऑप्शन में होता तो मिजोरम होता, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग था, इनमें से कौन सा था, तो हमने अरुणाचल प्रदेश टिक किया। नदी जब भी अपने साथ मिट्टी लेकर आती है तो नदी बहुत सारा तोड़ फोड़ करके मिट्टी लेकर आती है, और तोड़ फोड़ करके जब नदी मिट्टी लेकर आती है उसको एक जगह डिपॉजिट कर देती है। इस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यानी एलुवियल सॉइल कहते हैं। अगर नई मिट्टी आई है तो वो खादर एलुवियल सॉइल हो गया, न्यू एलुवियम सॉइल। पुरानी मिट्टी है तो वो भांगर हो गया, ओल्ड एलुवियम सॉइल, ठीक है। तो ये जलोढ़ मिट्टी है, नदियों द्वारा लाई गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में उत्पादित कुल बिजली के जल विद्युत ऊर्जा कितना है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन।
तो इलेक्ट्रिसिटी का जो टोटल प्रोडक्शन है इसमें भारत जो है कितना % यूज कर रहा है, तो आप देखिएगा इसमें ना 10, 12, 20, 22 लिखा है, रिपोर्ट के अनुसार 13 था। तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, तो उत्पादन तो हम सबसे ज़्यादा तीसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे, और तीसरा यूज भी कर रहे हैं। दुनिया भर में हम भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वर्तमान में भारत में जो जल विद्युत उत्पादन है, कुल उत्पादन का, यानी कि जितना हम टोटल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें 13.2% हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। डेमोग्राफिक डिवाइड, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो घटा था। ये कौन सा सेंसस था? ये आप देखिएगा 2011 से 21 के दशक में भारत में जनसंख्या में गिरावट आई थी। ये साल आप याद रखिएगा कि 2011 से 2021 वाला ही वो जनसंख्या का ईयर था जिसमें गिरावट आई थी, जिसके कारण अलाक और महामारी फैलने के कारण मृत्यु दर जो गिर गया था। 2021 के बाद देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ी, इसीलिए वर्ष 2021 को हम जनसंख्या के इतिहास में महाविभाजन यानी कि डेमोग्राफिक डिवाइड जानते हैं। भारत में पहला जनगणना 1872 में 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुआ था और 1881 में लॉर्ड रिपन ने लगातार 10 साल, हर 10 साल के अंतराल पे जनसंख्या कराना प्रारंभ किया था। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन माइल्स, ठीक है, तो कॉटन के लिए जो मीलें हैं वो सबसे ज़्यादा मील्स जो हैं वो कहाँ पे हैं? तो ये आप देखिएगा कोयम्बतूर जगह है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सूती कपड़े कारखाने भारत में कोयम्बतूर में है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यही सब बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनसीईआरटी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। फिर से मैं बोल रही हूँ कि ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं और रीसेंट रिपोर्ट पे बेस्ड हैं, यानी कि करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी, ये 2 काम आप कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। फिर से मैं बता रही हूँ आपको, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहाँ पे रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो रबर का प्रमुख उत्पादक देखिएगा, रबर उष्णकटिबंधीय में लेटेस के प्राप्त किया जाता है, लेटेस से, और रबर का जो बागबान है ये केरल में, ठीक है ना। तो केरल जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन होता है। नेशनल हाईवे 1, तो ये आप देखिए हल्दिया और इलाहाबाद को कनेक्ट करता है। तो ये जो वाटर जलमार्ग है, ठीक है, नेशनल वाटरवेज 1, ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका हल्दिया और इलाहाबाद में यहाँ पे इसको ये कनेक्ट कर रहा है। खेतरी बेल्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, तो खेतरी बेल्ट कॉपर के लिए फेमस है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। अब हम 60 से लेके 62nd बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी के, 2017 में एग्जाम हुआ था, उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने ये पता किया कि भारत में मैप इंपॉर्टेंट है जो कि मिनरल्स के मैप है। अगर कोई भी जगह भारत में न्यूज़ में है तो उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर कोई रिपोर्ट आ रहा है यानी कि करंट अफेयर्स बेस्ड है। अगर अभी भी आपको लग रहा है ज्योग्राफी में आपको दिक्कत है तो आप 9th और 10th के इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, राइट। तो अब हम 68 से लेके 62nd बीपीएससी का जो एक एग्जाम हुआ है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज अब हम डिस्कस करने वाले हैं 60 से लेके 62nd बीपीएससी के क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड। देखिए ग्रासलैंड सारे याद होने चाहिए। नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज है, साउथ अमेरिका का पैम्पस है, यूरोप का स्टिपे है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन है। तो ये सारे वेल जो है ये आपका साउथ अफ्रीका का है। ये सब आपको याद होने चाहिए। साउथ अमेरिका का पूछ रहा है तो पैम्पस हो जाएगा इसका आंसर। ये सारे आप घास के मैदान याद रखेंगे। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ है? तो ये विक्टोरिया का नाम का जगह ही ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कूल गार्ड, ये एकदम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये कूल गार्ड जो है ये किस लिए फेमस है? ठीक है, तो कूल गार्ड जो है ये क्या, ये कोल के लिए फेमस है, कॉपर के लिए फेमस है, गोल्ड के लिए फेमस है ना। ये सब जो है ये आपका कूल गार्ड किस चीज़ के लिए फेमस है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कूल गार्ड जो है वो सोने के खनन के लिए ये फेमस है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और कोयला खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, कोयला खनन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है ये एप्लेशियन क्षेत्र है। और ये एप्लेशियन क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये आपका अमेरिका में है। उसके बाद आप देखेंगे यूक्रेन का जो डोनेक्स अभी आपने सुना भी होगा कि डोनेस्क और लुसांग पे रशिया ने कैप्चर कर लिया, ये आपका यूक्रेन का है। रूर वैली ये आपका जर्मनी का है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्टिकुलेट मैटर क्या है, तो हवा में कुछ PM 2.5 PM 10 होते हैं, ये एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा एवरेज
सैलिनिटी कहाँ पे है, तो डेड सी में कहा जाता है कि लोग अगर कूदने भी गए तो वहाँ पे सैलिनिटी इतना ज़्यादा है, डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि लोग डूब नहीं पाएंगे, ठीक है, तो पानी उसको ऊपर खींच देगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, मैच द फॉलोइंग करना है, तो कौन सा जगह किस चीज़ के लिए फेमस है ये आपको बताना है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, बेंगलुरु, कोरबा, जमशेदपुर, मलाखंड, ये आपको बताना है कि क्या आयरन एंड स्टील, कॉपर और एयरक्राफ्ट एल्यूमिनियम। तो कैसे आप मैच करिएगा इस जगह को, ये आप बताइए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हवाई अड्डा जो है ये एयरक्राफ्ट के लिए बेंगलुरु फेमस है। अगर आप ए का 3 बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। कोरबा जो है ये एल्यूमिनियम के लिए फेमस है, बी का 2 आप बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। उसके बाद आप देखिएगा जमशेदपुर आपको पता ही है, आयरन एंड स्टील, और मलाखंड जो है ये आपका कॉपर के लिए है, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो जो लाइन हम जोड़ते हैं, दिल्ली से हो गया आपका मुंबई, मुंबई से हो गया चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से फिर से दिल्ली, तो क्या ये आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो हाईवे है, रेल लाइन है या एयर लाइन है, तो ये हाईवे है, सी हो जाएगा इसका आंसर, ये हमने एनसीईआरटीज में भी पढ़ रखा है। द्रविडियन रेस के मेनली कहाँ लोग रहते हैं, तो साउथ इंडिया में आपके द्रविडियन रेस के लोग रहते हैं, बाकी आर्यन रेस जो है वो आपके नॉर्थ इंडिया के लोग, वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में आयरन रेस के लोग रहते हैं। कौन सी वो पहाड़ी है जो कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ती है, तो ये आप बताइएगा कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियों का नाम क्या है। तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो ईस्टर्न घाट, जिसको आप सह्याद्री भी कहते हैं, ईस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट जिसको आप सह्याद्री भी कहते हैं, सॉरी, तो ईस्टर्न घाट जो हमारे पूर्वी तट पे जो पहाड़ियाँ हैं उसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं, महेंद्रगिरी उसका सबसे ऊँचा पहाड़ है। वेस्टर्न घाट जो हमारी पश्चिमी तट पे है जिसको हम सह्याद्री भी कहते हैं, और अन्नाईमुड़ी या अन्नाईमलाई की जो अन्नाईमुड़ी जो पहाड़ी है वो सबसे ऊंची पहाड़ी है। इन दोनों को जोड़ती है आपकी नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है दोडा बेटा, तो ये नीलगिरी की पहाड़ी दोनों को जोड़ती है। फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे कॉपर इंडस्ट्री को लोकेट किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ये जगह जो है कॉपर इंडस्ट्री के लिए खेतरी, ये आपका राजस्थान में है, फेमस है, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं आज। फिर हम देखेंगे अलकनंदा और भागीरथी, ये कंबाइन टू फॉर्म, तो आप जानते हैं कि अलकनंदा निकलती है, उसके बाद धौली गंगा रुद्रप्रयाग में आके इससे जुड़ती है, फिर नंदप्रयाग में, ठीक है, तो नंदाकिनी इससे आकर जुड़ती है, उसके बाद कर्णप्रयाग में यहाँ पे पिंडर गंगा जुड़ती है, मंदाकिनी आके इससे जुड़ती है, और मंदाकिनी इससे रुद्रप्रयाग में जुड़ती है ना, धौली गंगा विष्णुप्रयाग में। उसके बाद आपकी सेकंड जो है वो नंदाकिनी नंद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में पिंडर गंगा, और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में जुड़ती है। लास्ट में भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जुड़ती है, और देवप्रयाग में गंगा नदी बहती है, ठीक है, देवप्रयाग से उस नदी को हम गंगा नदी कहते हैं। बैलाडीला में आयरन के ओर मिलते हैं। आयरन के ओर का मतलब है कि हेमाटाइट हो गया, मैग्नाटाइट हो गया, सिडेराइट हो गया है, और लिमोनाइट हो गया, ये आयरन के ओर है। मैग्नाटाइट सबसे अच्छा ओर है, तो आप देखिएगा बैलाडीला में हेमाटाइट, भारत में हेमाटाइट ओर सबसे ज़्यादा मिलता है। कोयला में भी आप देखें तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है, सेकंड नंबर पे बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट है और पीट है। भारत में बिटुमिनस कोल सबसे ज़्यादा मिलता है। एंथ्रासाइट पूछा जाएगा तो ये ट्रांस हिमालयन एरिया में मिलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। एंथ्रासाइट को हम ग्रीन कोल भी कहते हैं। थर्ड, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एक लौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे सैफरन मिलता है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ये कड़ेवास के हिल्स हैं, यहाँ पे सैफरन मिलता है। अब हम 56 से लेके 59 बीपीएससी को देखेंगे। तो 56 से लेके 59 बीपीएससी में ई ऑप्शन नहीं था, तो 4 ही ऑप्शन है। इसको जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं, आपको मज़ा आएगा, है ना। तो आप देखिए, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। इसका सबसे लंबा कोस्ट लाइन आपको पता होगा कि कनाडा का है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लंबा कनाडा का है। ये सबसे लंबा यहाँ पे इसका कोस्ट लाइन है। क्लियर है, कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएसए, फिर भारत। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, फ्रांस, इंडिया, यूएसए या इटली। तो एल्यूमिनियम जो है ये आपका कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। पेनीज यूरोप में है।
एप्लेशियन जो है ये अमेरिका में है, अरावली इंडिया में है। ये सारे ओल्ड माउंटेन्स हैं, है ना, क्योंकि आप जानते हैं अरावली को हम डेसिडुअस माउंटेन भी कहते हैं। तो ये पुराने माउंटेन है, साथ ही साथ आप देखिएगा कि ये सब जो है ये ब्लॉक माउंटेन्स है। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि जैसे ये पूरा पहाड़ है, उसमें फॉल्ट लाइन है, नीचे का दोनों या तो नीचे सड़क गया या जो बीच वाला है वो नीचे सड़क गया, तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम ओल्ड ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। अरावली श्रृंखला जो है वो आपकी इसी टाइप के पहाड़ियां हैं। लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर, मेटल का ट्रेडिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में आपका मेटल ट्रेडिंग सेंटर है। नेक्स्ट आप देखिएगा कौन कौन सी नदियां बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी जाती है, महानदी कृष्णा, कावेरी जाती है। नर्मदा और तापी तो आपको पता है कि ये अरेबियन सी में जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सारे ही हो जाएंगे। नर्मदा और तापी याद रखिएगा, नर्मदा तापी आपके बे ऑफ बंगाल में ना जाकर अरब सागर में जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन तो हो गया, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, सबसे पुराना ऑयल फील्ड। तो दिग्बोई असम, ये एनसीईआरटी का सवाल है बिल्कुल। तो दिग्बोई असम सबसे पुराना हमारा पुराना तेल क्षेत्र है, और यहाँ पे आप जानते हैं कि दिग्बोई में एक तेल क्षेत्र और यहाँ पे नाहर कटिया में रिफाइनरी भी है। इंडिया में यारलुंग ज़ैंगबो नदी को क्या कहते हैं? तो यारलुंग ज़ैंगबो नदी ही ये आपका किस नाम से आती है? तो देखिएगा सैंगपो नदी ब्रह्मपुत्रा है ना, और ये आपका यारलुंग ज़ैंगबो नदी भी ब्रह्मपुत्रा के नाम से, सैंगपो ये ब्रह्मपुत्रा के नदी नाम से फिर भारत में आती है। तो ये आप इसको याद रखिएगा, सैंगपो भी यही है, यारलुंग ज़ैंगबो भी यही है। ड्राइएस्ट स्टेशन, सूखा स्टेशन, ड्राइएस्ट स्टेशन सबसे कम ह्यूमिडिटी कहाँ पे हो सकता है? तो ये लेह में है। लेह में लेह रेगिस्तानी क्षेत्र है, कोल्ड डेजर्ट है, और ये बहुत शुष्क है, यानी कि बहुत ड्राई है। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल वाला स्टेट कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कि इसमें से कौन सा नहीं है? तो हरियाणा जो है, यहाँ पे आप देखिएगा पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, जबकि महाराष्ट्र में टोटल जनसंख्या जो है 9.4% है, छत्तीसगढ़ में 30% है, कर्नाटका में 7% है। तो ये हरियाणा हो जाएगा, यहाँ पे जनजाति नहीं पाई जाती है। सुल्तानपुर कहाँ पे है? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, इसको आप देखिए। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये आपका गुरुग्राम, अब इसका नाम हो गया गुड़गांव का, यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ये 15 किलोमीटर उत्तरी में स्थित है, ये हरियाणा के गुड़गांव में ये लोकेटेड है। फिर आप देखिएगा एवरेज हेक्टेयर्स, ठीक है, इंडिया पर पर्सन एवरेज हेक्टेयर। तो ये आपको बताना है फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया पर पर्सन, यानी कि फॉरेस्ट एरिया कवर कितना है? तो भारत में प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता 0.08% है, जो कि बहुत कम है। वैश्विक अगर आप देखिएगा तो 0.64% है, 64 आपका हेक्टेयर है, 0.64 हेक्टेयर, लेकिन भारत में बहुत कम है, 0.08 हेक्टेयर है। भारत में कुल क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो 33% जो है आपका होना चाहिए, आवश्यक है। निम्नलिखित में किस राज्य में कृषि क्षेत्र 60% से कम है? यानी कि 60% से कम इस राज्य में एग्रीकल्चरल एरिया है, ये आप बताना है आपको। तो ये अपना बिहार है, बिहार में ये कम क्षेत्र है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 52.79 लाख हेक्टेयर वास्तव में कृषि के अंतर्गत है, बाकी कुल जो है ये 60% से भी कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज। तो आपको पता होगा कि नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा में है। ठीक है, कृष्णा नदी पे ये आपका डैम है नागार्जुन सागर। अब हम 53rd से लेके 55th बीपीएससी के क्वेश्चंस देख लेंगे। 2011 में हुआ था। टकला मकान कहाँ पे है? तो टकला मकान आपको पता होगा कि चाइना में है टकला मकान। ठीक है, रेगिस्तान का नाम है टकला मकान, यहीं पे ये स्थित है। अगला आप देखिए, रेड सी और इंडियन ओशन को जो बीच में जोड़ता है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेट है। जल संधि का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये एक समुद्री निकाय है, यानी कि कोई भी सी है, पानी का निकाय है, और ये भी एक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लैंड है, ये लैंड है, ये सी है, ये सी है, ये भी एक लैंड है। अब इन दोनों के बीच में, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको ऐसे दे सकते हैं, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये दोनों क्या है? लैंड है।
फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशन है। इन दोनों के बीच में एक पतला सा जल का नली है जिसको आप जल संधि बोलते हैं, जल संधि, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन ओशन और रेड सी, इंडियन ओशन और रेड सी के बीच में कौन सा है, तो बब अल मानदेब इसका नाम है। एक सेकंड, बब अल मानदेब इसका नाम है। ये आपका यहाँ पे स्थित है, ये यमन और जिबूती के बीच में स्थित है बब अल मानदेब। ये आपका क्या है, तो ये आपका स्ट्रेट है, हिंद महासागर और लाल सागर को ये जोड़ता है। आप जानते हैं कि अरेबियन हिंद महासागर का पार्ट है अरेबियन सी, अरेबियन सी से हम रेड सी जाते हैं, उसके बाद हम स्विस कैनाल को पार करके फिर हम मेडिटेरियन सी जाते हैं। 90 ईस्ट रिजेस, 90 ईस्ट रिजेस जो है ना वो इंडिया के ही नीचे नीचे आपको इंडियन ओशन में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हिंद महासागर का पार्ट है। जब हम ओशन की रिलीफ्स पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि पैसिफिक जो है वो ऑलमोस्ट ओ शेप का है, और फिर इंडियन ओशन में नॉर्थ साउथ नहीं है, सिर्फ इंडियन ओशन है। अटलांटिक एस शेप का है, और इसी में 90 रिजेस, 90 डिग्री ईस्ट रिजेस आपके पड़ते हैं। फोल्डिंग, फोल्डिंग क्या है, देखिए जब एक कॉन्टिनेंट में कोई चीज होगा ना तो उसको हम एपिरोजेनेटिक कहेंगे। हवा का घूमना कोरियोलिस फोर्स हो गया। पहाड़ से रिलेटेड कोई भी चीज होगा तो वो ओरियोजेनेटिक होगा। अगर धरती के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो वो एक्सोजेनिक होगा, ठीक है। तो फोल्डिंग क्या हो जाएगा, ये फोल्डिंग जो है ये आपका किस चीज से रिलेटेड हो जाएगा, ये चट्टान की कठोरता कोमलता से। तो ये ओरियोजेनेटिक, यानी कि पहाड़ में जो चट्टाने हैं उसके फोल्डिंग से है, तो ये ओरियोजेनेटिक है। कैपिटल सिटी कौन सा नहीं है, कैनबेरा जो है ये आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है लेकिन कैपिटल नहीं है, ठीक है। बाकी न्यूजीलैंड की राजधानी आपको वेलिंगटन पता है, सऊदी अरेबिया की राजधानी आपको रियाद पता है ना। हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री, कोल सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो चाइना में कोल सबसे ज्यादा उत्पादक होता है इसका। पहले भी पूछा जा चुका है, चाइना है, फिर अमेरिका है, फिर भारत है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, ये आपके स्थान पे आते हैं। अमृतसर और शिमला एक ही लैटिट्यूड पे है, एक ही लैटिट्यूड के मतलब है कि एक ही अक्षांश पे है, एक ही लाइन पे है अमृतसर और शिमला। लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट ऊपर नीचे है, क्यों, क्योंकि ऊंचाई, ठीक है। अमृतसर जो है बहुत ऊंचा पे नहीं है, शिमला ऊंचाई पे है। तो शिमला की ऊंचाई पे होने के कारण, एल्टीट्यूड पे होने के कारण यहाँ का क्लाइमेट अलग है, शिमला में ठंड ज्यादा पड़ती है। कोल माइंस इन झारखंड, कोल माइन झारखंड में झड़िया, जमशेदपुर, रांची या लोहरदगा। तो आपको बताना है कोल माइन कहाँ पे है, तो झड़िया जो है वो कोल के लिए फेमस है। झड़िया, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, ठीक है। और फिर आपको कर्णपुरा वाला एरिया है, लालमटिया है या डाल्टनगंज है, ये सब आपके कोल के लिए प्रसिद्ध हैं। तो झड़िया में कोकिंग कोल के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में झड़िया भूगत कोल दहन की समस्या से जूझ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर सोर्स ऑफ ओशियानिक सैलिनिटी, ठीक है। ओशियानिक सैलिनिटी को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अगर नदी बहुत ज़्यादा बह रही है, जैसे कि अगर आप अरब सागर देखिए और आप अपना बंगाल की घाटी देखिए, बंगाल की घाटी में बहुत सारी नदियाँ आती हैं, है ना, बे ऑफ बंगाल में। तो इसके कारण उसका जो लवणता है यानी सॉल्टीनेस है वो कम हो जाएगा। और आपके अरब सागर में रिवर का फ्लो कम है, रिवर अगर फ्लो कर रही है तो वो अपने साथ फ्रेश वाटर लाएगी। फ्रेश वाटर की कमी के कारण अरब सागर ज़्यादा सॉल्टी है। तो रिवर का ये मेजर कारण है कि किसी भी महासागर को ये ज़्यादा सॉल्टी बना सकता है या फिर कम सॉल्टी बना सकता है। फिर आप देखिएगा लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा जो स्टेट है वो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और गोवा जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है, ये भी आप क्लियर हो जाइएगा। अब हम देखेंगे 48 से लेके 52 बीपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपसे लॉन्गेस्ट डे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए लॉन्गेस्ट डे बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, तो 21 जून सबसे लंबा है और 22 दिसंबर सबसे छोटा है। बाकी 21 सितंबर और 21 मार्च जो है बराबर है, इक्विनॉक्स है। समर सॉलिटियस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को मनाते हैं, लेकिन विंटर सॉलिटियस दक्षिणी गोलार्ध में हम 21 जून को मनाते हैं। तो वो सबसे छोटा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध के लिए। दक्षिणी गोलार्ध के लिए जो सबसे लंबा दिन हो जाएगा वो आपका 22 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है, उल्टा चलता है यहाँ पे। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में है, काफी बार पढ़ चुके हैं हम लोग। सबसे ज्यादा भारत में मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होगा, तो आप जानते हैं कि भारत में किस
मॉनसून के कारण रेनफॉल होगा तो साउथ वेस्ट मॉनसून भारत सबसे ज़्यादा रेनफॉल लेकर आता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे है? तो भारत ने अपना रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में बनाया हुआ है, दक्षिण गंगोत्री, है ना। अंटार्कटिका में हमने अपना 1983 में ही स्थापित किया था। दूसरा हमने मैत्री बनाया था 1988 में, और तीसरा 2012 में हमने भारती बनाया है। तीनों सेंटर जो है हमने अंटार्कटिका में बनाए रखा है। यूरोप के पहाड़ जो हैं क्षेत्र, उसका नाम पूछा जा रहा है। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज साउथ अमेरिका में है, हिमालय एशिया में है, और एल्प्स कहाँ है? स्विट्जरलैंड। और ये सब जो जगह सुंदर दिखता है ये एल्प्स के पहाड़ियों के कारण ही दिखता है, जो कि आपका यूरोप में है। ठीक है, एल्प्स आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। सबसे लंबी नदी साउथ अमेरिका में कौन सी है? तो दुनिया में सबसे लंबी नदी नाइल है, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे ज़्यादा वॉल्यूमिनस नदी जो है वो अमेज़न है, और दुनिया की सेकंड भी सबसे लंबी नदी जो है वो अमेज़न है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 लार्ज स्टेट, ये पूछा गया है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। मैच करना है आपको, ठीक है। कोल्डेस्ट, वेटेस्ट, ड्राइएस्ट, हॉटेस्ट। सबसे सूखा जो है ये आपका ड्राइएस्ट आपका सहारा हो गया, ठीक है। उसके बाद आप चेरापूंजी, वेटेस्ट हो गया, सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। कोल्डेस्ट सबसे ठंडा जगह कहाँ पे होगा? तो कोल्डेस्ट आपका अंटार्कटिका हो गया, हॉटेस्ट आपका चिले हो गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसको आप देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे सूखा आपका सहारा हो गया, सबसे ठंडा अंटार्कटिका हो गया, सबसे ज्यादा बारिश ये मेघालय चेरापूंजी अब मानेसवरम में है, और सूखा चिले हो गया। भील ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं? तो भील ट्राइब आपको पता है कि ये महाराष्ट्र में मिलते हैं, इसके अलावा ये गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं। इंडियन डायनामाइट लिमिटेड ये कहाँ पे है? तो यहाँ पे आप देखिए डायनामाइट लिमिटेड का मुख्यालय जो है ये हैदराबाद में स्थित है, और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। 1970 में आपका डायनामाइट लिमिटेड की स्थापना हुई थी, ठीक है। यस, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और ये आपका आखिरी सवाल है जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश के मिसाइल उत्पादन के लिए किया गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होपफुली आपको सेशन समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। बीपीएससी से रिलेटेड और आपको जो भी सहायता चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 48 से लेके 68 बीपीएससी तक जो भी आपसे पूछा गया है वो हमने डिस्कस कर लिया है। इससे हमको समझ में आया कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं खासकर 9th और 10th के एनसीईआरटी। अगर करंट अफेयर्स में, ज्योग्राफी में भारत का कोई भी जगह न्यूज़ में है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर अगर कोई भी रिपोर्ट न्यूज़ में है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर द सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए।